चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए अगेन एक बार मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्ट है क्या। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गाइस बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। 1872 मतलब किस ईयर में इसे पास किया गया था? 1872 में, मतलब बाबा आदम के ज़माने का एक्ट है। जितना पुराना है उतना ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये बात मैं रिपीट करूँगा। देखिए इस लॉ के प्रोविजंस डे टू डे बेसिस पर हज़ारों बार हमारे ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मतलब ये प्रोविजंस कितनी बार हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं हमें खुद को भी नहीं पता होता। तो इंडिया में रहने वाले हर इंसान को इस एक्ट के प्रोविजंस के डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है, राइट। तो एन एक्ट रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया केम इनटू फोर्स सितंबर 1872। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट एप्लीकेबल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। दूसरी चीज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक तो यही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रिविलेज दी गई थी, कुछ एग्जम्पशंस दी गई थी। अब इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है, शायद आप लोगों को ही पता होगा। तो जो एग्जम्पशंस, जो प्रिविलेज जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी अब वो नहीं है, राइट। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप यही मान के चलेंगे कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जब तक हमारे पास ICSI से कोई इस चीज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। ऑल दो आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल एग्जम्पशंस मिली हुई थी, जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब तक ICSI क्लियर नहीं कर देता तब तक हम वही फॉलो करेंगे कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये चीज़ें कहाँ बताई होती है? कहता है जी सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में क्या बताया होता है? कहता है जी लॉ का शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या हुआ? कहता है जी लॉ का नेम, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट, एन एक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। दोस्तों इसके प्रियम्बल में बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई थी, जिसने हमें बताया था, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कि इस एक्ट के आने से पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब हर वर्ड को बड़े ध्यान से नोट करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, अपनी नोटबुक पर इसको नोट करेंगे। कोडिफाइड का मतलब रिटन इन अ स्पेसिफिक मैनर। मतलब इस एक्ट के आने से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था जो सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील कर सके। तो इस एक्ट का मेन मोटिव यही था कि जो अलग अलग, देखिए हम बात कर रहे हैं 1872 की, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले की। और 1872 तो राजाओं महाराजाओं का टाइम था, राइट। हर राज्य के अंदर राजाओं महाराजाओं के अपने अपने कानून चलते थे। कोई ऐसा कानून तो था नहीं जो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो। तो मेन मोटिव यही था कि उन सारे बिखरे हुए प्रोविजंस को इकट्ठा करना और एक स्पेसिफिक मैनर में कोडिफाई करना, राइट डाउन करना, ठीक है जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जी इनिशियली इस एक्ट के 4 हमारे पार्ट्स थे। पहला पार्ट था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये सारे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। बहुत इम्पोर्टेंट MCQ स्लाइड है ये। सबसे पहला MCQ कितने पार्ट्स थे इनिशियली। दूसरा MCQ कि एट प्रेजेंट कौन कौन से पार्ट्स हमारे एक्टिव है, सिर्फ ये है और ये है, राइट। तीसरा MCQ कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस थे, तो ये एक MCQ बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शंस थे, तो ये हमारा MCQ बनता है। अच्छा, जिन पार्ट्स को रिपील कर दिया गया
जिन पार्ट्स को इनइफेक्टिव कर दिया गया, उनकी जगह कौन सा हमारे पास एक्ट आया, ये एक MCQ बनता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जी एट प्रेजेंट सिर्फ पार्ट 1 एप्लीकेबल है, मतलब पार्ट 1 सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पार्ट 3 एप्लीकेबल है स्पेशल काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लेज है, बेलमेंट है, इंडेमनिटी है हमारे पास, एजेंसी है हमारे पास। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक, ठीक है। ये दोनों स्टिल द पार्ट ऑफ इंडियन वर्ड एक्चुअली ओमिट कर दिया गया था, आप बोलेंगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टिल द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था और जो फोर्थ पार्ट था उनको रिपील कर दिया गया है। सेकंड पार्ट जो कि डील करता था सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, उसकी जगह हमारे पास एक अलग से एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जो ये फोर्थ पार्ट है जो डील करता था कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इसकी जगह भी हमारे पास एक अलग से एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सेक्शंस किस पार्ट में कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस हैं, कौन सा पार्ट एप्लीकेबल है, कौन सा रिपील हो चुका है, जो रिपील हो चुका है उसकी जगह पर कौन सा हमारे पास न्यू लॉ आया है, सब कुछ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइज। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए आपको 3 वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास प्रोमिस, दूसरा वर्ड है हमारे पास एग्रीमेंट, और तीसरा वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। भाई अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों लाया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाने से सोसाइटी का क्या बेनिफिट हुआ, जो भी मतलब एग्रीव्ड पर्सन थे उनको क्या रेमेडीज़ मिल सकती है इस एक्ट के अंदर, तो सब चीज़ें समझने के लिए आपको ये 3 वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोमिस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जी व्हाट इज़ प्रोमिस, सबसे पहली चीज़ कि प्रोमिस क्या होता है। देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, प्रोमिसेस आर द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, राइट। वी ऑल मेक प्रोमिसेस टू आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉस, कस्टमर्स, सप्लायर्स, विद एवरीवन डे टू डे लाइफ के अंदर। इनफैक्ट प्रोमिसेस आर द बेस ऑफ आवर सोसाइटी, ये पूरी दुनिया ही प्रोमिसेस के बेसिस पर खड़ी है, राइट। अब अगर मैं प्रोमिसेस को डिवाइड करना चाहूँ तो अब प्रोमिस में भी जनरल, जैसे मैं आपको सिंपल एक प्रोमिस कर रहा हूँ, आई प्रोमिस आई विल ऑलवेज हेल्प यू, तो जनरल प्रोमिस है। या फिर एक सोशल प्रोमिस हो सकता है, प्रोमिसेस बिटवीन फ्रेंड्स, प्रोमिसेस बिटवीन सोशल गेट टुगेदर, तो ये सोशल प्रोमिस हो गया। जैसे मान के चलिए मैं किसी मंदिर में कहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए का दान दूंगा, तो ये मैंने प्रोमिस ही तो किया है मंदिर से, मंदिर की मैनेजमेंट से, इस सोसाइटी से मैंने प्रोमिस किया है कि मैं 5 लाख रुपए का दान दूंगा, राइट। या डोमेस्टिक प्रोमिसेस हो सकते हैं, डोमेस्टिक का मतलब हाउस से रिलेटेड, जैसे कि मियाँ बीबी के बीच में, प्रोमिस बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, लाइक प्रोमिसेस बिटवीन द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, प्रोमिसेस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीबी के बीच में। या उसके अलावा कमर्शियल प्रोमिसेस हो सकते हैं, मींस प्रोमिसेस बिटवीन द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉयज़, इस टाइप के कमर्शियल प्रोमिसेस हो सकते हैं, राइट। तो जनरल प्रोमिसेस हो सकते हैं, सोशल प्रोमिसेस हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोमिसेस हो सकते हैं, कमर्शियल प्रोमिसेस हो सकते हैं। भैया पता नहीं किस किस टाइप के प्रोमिसेस हो सकते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ टू डिफ़ाइन प्रोमिस, तो क्या आप डिफ़ाइन कर पाएंगे प्रोमिस को। हम लोग प्रॉमिस तो करते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। तो क्या हम प्रॉमिस को डिफाइन कर पाएंगे। क्या है प्रॉमिस? वादा। जो इंसान लव में, अफेक्शन में या रिस्पेक्ट में किसी दूसरे से करता है, राइट। एक ऐसा वादा जो इंसान लव में, अफेक्शन में, रिस्पेक्ट में किसी दूसरे से करता है और जिससे प्रॉमिस करता है उससे बदले में कुछ उम्मीद भी नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, राइट। मान के चलिए अगर मेरी मदर मुझे कहती है कि उन्हें मंदिर जाना है, तो मैंने मदर को कहा
कि ठीक है शाम को ले जाऊंगा, तो क्या मैं इसके बदले कुछ मांग रहा हूं? मैं उनको क्या कर रहा हूं? ऑफर कर रहा हूं। ऑफर कि ठीक है मैं आपको शाम को मंदिर ले जाऊंगा। क्या बदले में कुछ मांग रहा हूं? द आंसर इज नो। तो ऑफर विदाउट कंसिडरेशन, ऑफर विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। अब अगर मेरी मदर कहती है नहीं मुझे तो अभी जाना है, अगर तू अभी ले जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप अरेंज कर लूँगी। तो जी प्रॉमिस तो तब बना ना जब सामने वाले ने ऑफ़र एक्सेप्ट करी। अगर मेरी मदर ने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करी तो प्रॉमिस कहाँ क्रिएट हुआ हमारे बीच में, राइट? तो ऑफ़र के साथ साथ क्या चाहिए? कहता है जी एक्सेप्टेंस। अच्छा, जो ये ऑफ़र दी जा रही है, क्या यहाँ इंटेंशन है मेरी कि मेरी मदर मेरी बात सुने समझे और उसे एक्सेप्ट करे? इंटेंशन है। तो यहाँ पर विद द इंटेंशन दैट अदर पार्टी shall listen the offer and act upon it। भाई मैं चाहता हूं कि मेरी मदर मेरे इस ऑफर को माने। अगर मान के चलो अंदर खाने में चाहता हूं यार चलो ऑफर तो मैं दे रहा हूं पर सामने वाला माने ना, तो कायदे से क्या मैं ऑफर दे रहा हूं? द आंसर इज नो। तो प्रॉमिस क्या है? कहता है एक ऑफर है एक पार्टी की तरफ से, जिसे हम क्या बोलेंगे? जो ऑफर दे उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफरर। अच्छा, ऑफर को दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? प्रपोजल। प्रपोजल। जो ऑफर दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑफरर। ऑफर है एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को, जो दूसरी पार्टी है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफरी। दूसरी पार्टी को हम क्या बोलेंगे? ऑफरी। ऑफर है एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं चाहिए, विद द इंटेंशन दैट द अदर पार्टी शैल लिसन द ऑफर एंड शैल एक्ट अपॉन इट, राइट? जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द अदर पार्टी, इट बिकम्स प्रॉमिस। इट बिकम्स प्रॉमिस। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस वर्ड को डिफाइन किया गया है प्रॉमिस को? कहता है जी हाँ, बिल्कुल डिफाइन किया गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन प्रॉमिस की दिखाऊंगा। सेक्शन 2B के अंदर प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B ने क्या कहा? कहता है व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। तो एक बंदा दूसरे बंदे को क्या देगा? प्रपोजल देगा, ऑफर देगा। दूसरा बंदा अपनी कंसेंट देगा, एसेंट देगा, एक्सेप्ट करेगा। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो कुल मिला के प्रॉमिस है क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और यहाँ पर ऑफर के अंदर no consideration is required from the other party with the intention that the other party should listen the offer, should act upon it। अगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला मेरी बात सुने समझे और उसके बाद एक्ट करे, तो इसका मतलब आई एम गिविंग अ मेयर स्टेटमेंट। मैं कैजुअली कुछ भी बोल रहा हूँ कि चल कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला सुने ना सुने, भीड़ में बैठे कुछ ना कुछ तो बोलना है, मैं भी कुछ बोलता हूँ, राइट? दैट इज़ बेसिकली नॉट एन ऑफर। ध्यान रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, अ कैजुअल स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। जहाँ मेरी इंटेंशन ही नहीं है कि सामने वाला मेरी बात सुने समझे और उस पर एक्ट करे। कहता है ऑफर तभी माना जाएगा जब इस इंटेंशन से दिया जा रहा है कि सामने वाला सुने समझे और एक्ट करे। जब सुनेगा समझेगा
तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा कि एक्चुअल में आपने क्या ऑफ़र दी है, और वो जो ऑफ़र है वो उसके बेनिफिट के लिए है या बेनिफिट के लिए नहीं है। जब वो आपके साथ एग्री करेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो जी प्रोमिस के केस में कहता है जी, जो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कहता है जी, जो एक बंदा दूसरे बंदे को दे, ऑफरर ऑफरी को दे। अब मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगा ड्यू टू लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अगर इस प्रोमिस के अंदर हम लोग कंसीडरेशन ऐड कर दे, प्रोमिस के अंदर कंसीडरेशन ऐड कर दे कि जो मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूं उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तो जी अगर ए बी को कोई ऑफर दे रहा है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन, फिर तो प्रोमिस। लेकिन ए बी को कुछ दे रहा है और बदले में कुछ मांग भी रहा है कि भाई देखो मैं आपको ये दूंगा, बदले में मुझे ये चाहिए, तो क्या ये सिर्फ प्रोमिस रह गया? कहता नहीं, अब लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट की बात नहीं रहेगी, अब तो सौदा हो गया। सौदा, एक दूसरे के बीच में क्या हो गया? सौदा। और जब सौदा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? कहता है जी कुछ नहीं, ये जो प्रोमिस है, प्रोमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दो। प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन, प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। क्यों? अब सौदा हो गया बीच में, अब लव, अफेक्शन या रिस्पेक्ट की बात नहीं रही। अब तो भैया एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, दिस इज एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पर ए बी से कुछ प्रोमिस करेगा, बदले में बी ए से कुछ प्रोमिस करेगा। जैसे ए ने बी को प्रोमिस किया कि मैं अपनी बाइक तुझे दूंगा, बी ने ए को प्रोमिस किया कि भैया ठीक है मैं बदले में 5,000 रुपये दूंगा। तो कायदे से ये क्या है? सेल परचेज एग्रीमेंट है, जहां ए अपनी बाइक बी को सेल कर रहा है, बी बदले में पैसे दे रहा है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ए बी को प्रोमिस कर रहा है क्या? कि मैं बाइक दूंगा। बी ए को प्रोमिस कर रहा है क्या? कि मैं बाइक के बदले में तुझे पैसे दूंगा, लेट्स से 5,000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ हुआ क्या? कहता है एक तो इंडिविजुअल प्रोमिस भी है, ए बी को कर रहा है, बी ए को कर रहा है, और इनको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ प्रोमिसेस। इनको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ प्रोमिसेस। कौन सा सेट? कहता है विच इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ए का प्रोमिस बी के लिए कंसिडरेशन है, बी का प्रोमिस ए के लिए कंसिडरेशन है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? कहते हैं जी सेक्शन 2E में डिफाइन किया हुआ है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस याद रखने, जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। एटलीस्ट वो सेक्शंस तो आपको याद रखने पड़ेंगे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह जो डेफिनेशन प्रोमिस के केस में आपको याद रखना पड़ेगा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? कहता है जी देखिए सेक्शन 2E ने कहा, ये जो सेक्शन हम जितने भी पढ़ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कर रहे हैं ना हम लोग। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रोमिस, जैसे मैंने कहा ए का प्रोमिस बी से और बी का प्रोमिस ए से, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो जी जब प्यार से, रिस्पेक्ट से, अफेक्शन से ऊपर उठ के सौदेबाजी पे आ गए तो हम प्रोमिस से ऊपर उठ गए, हम एग्रीमेंट पर आ गए। तो प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट।
ठीक है जी। अब जी एग्रीमेंट के केस में भी पॉसिबल है कि एग्रीमेंट फ्रेंडली हो, पॉसिबल है कि एग्रीमेंट फ्रेंडली हो, फ्रेंडली का मतलब जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में, जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में। एग्जांपल देता हूँ, ए ने बी को कहा कि यार इस बार तू मुझे मूवी दिखा दे, ए ने बी को कहा कि इस बार तू मुझे मूवी दिखा दे तो अगली बार मैं तुझे दिखा दूंगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, एक बार ए दिखाएगा मूवी, दूसरी बार बी दिखाएगा मूवी। तो ये क्या है, फ्रेंडली एग्रीमेंट। यहाँ पर एक तरफ से प्रॉमिस नहीं है बल्कि दोनों तरफ से, ठीक है भाई इस बार तू दिखा दे, अगली बार मैं दिखा दूंगा। ठीक है, दोनों एग्री हो गए एक चीज़ के ऊपर, तो क्या हो गया एग्रीमेंट, ये फ्रेंडली एग्रीमेंट है। या फिर हो सकता है डोमेस्टिक हो, सोशल कर लेते पहले, जैसे बिटवीन लेट्स से मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहूँगा मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं दान देने के लिए बोल के आया, तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे मैंने कहा कि मैं मंदिर को दान देने के लिए बोल के आया, राइट। या फिर हो सकता है डोमेस्टिक हो, जैसे मियाँ बीवी के बीच में, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब जी वाइफ ने कहा कि अगर आप मुझे वीकेंड पर मूवी दिखा के लाओगे तो मैं 5 के 5 दिन आपकी पसंद का डिनर बनाऊंगी। तो वाइफ ने ये ऑफ़र दिया हस्बैंड को कि अगर आप मुझे वीकेंड पर मूवी दिखा के लाओगे, बाहर डिनर करवा के लाओगे, तो मैं 5 के 5 दिन आपके पसंद का डिनर बनाऊंगी। वीकेंड मेरे पसंद का, बाकी के 5 दिन आपकी पसंद के। हस्बैंड ने भी कहा ओके, तो दोनों तरफ से प्रोमिसेस हो गए, राइट। वाइफ की तरफ से कंसीडरेशन क्या कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन वाइफ हस्बैंड की पसंद का डिनर बनाएगी, और हस्बैंड की तरफ से प्रॉमिस क्या कि सैटरडे और संडे को वो वाइफ को बाहर घुमाने लेके जाएगा, मूवी दिखाएगा और बाहर खाना खिलाएगा। ठीक है, अब जी वाइफ ने बेचारी ने 5 दिन अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, अपना पार्ट परफॉर्म किया, जो कुछ भी हस्बैंड को पसंद था वही बनाया, चाहे वो वाइफ को पसंद था या नहीं था, चाहे वो घर में किसी और को पसंद था या नहीं था, लेकिन फिर भी वाइफ ने वही बनाया जो हस्बैंड को पसंद था। अब आता है जी सैटरडे, और सैटरडे को सुबह सुबह 8 बजे 8 in the morning हस्बैंड के बॉस का फ़ोन आ जाता है कि भैया इमरजेंसी है, तो वीकेंड का जो ऑफ है वो कैंसिल, 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो जब हस्बैंड को ना चाहते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफिस। मतलब जो बाहर घूमने का प्रोग्राम था, जो बाहर मूवी देखने का प्रोग्राम था, जो बाहर साथ में खाना खाने का प्रोग्राम था, हाथों में हाथ डालकर बाहर गाने गाने का प्रोग्राम था, सब कैंसल्ड। तो हस्बैंड अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ जहां वाइफ ने अपना पार्ट परफॉर्म किया, लेकिन हस्बैंड ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। तो क्वेश्चन कि क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है कोर्ट में कि जी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मैंने तो अपना पार्ट परफॉर्म किया, हस्बैंड ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो 2 दिन जो हस्बैंड ने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, अब वो मेरे साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो आप उसे जेल में डाल दो, 2 दिन जेल में ही रखिए। क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है कि हस्बैंड ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो अब हस्बैंड को मुझे
कम से कम एक 9 लखा हार दिलवाना पड़ेगा। क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है कि हस्बैंड क्योंकि 2 दिन घर पर नहीं आ रहे, जिस टाइम पर सारा टाइम मुझे देना था वो दिन घर पर नहीं आ रहे, तो अब मैं 7 दिन के लिए मायका जाना चाहती हूँ और हस्बैंड को कहो कि मुझे परमिशन दे। कहता है अगर वाइफ कोर्ट के पास जाएगी, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, अगर वाइफ कोर्ट के पास जाएगी तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भैया देखो 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ ये बताओ कि जब आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था तब क्या आप दोनों के बीच में इस चीज़ का कंसेंसस था कि भैया अगर किसी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो कोर्ट में जाएंगे, मतलब लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। क्रिएट करने की इंटेंशन थी, तो कहता है जी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या थी जब आपने एग्रीमेंट क्रिएट किया कि अगर किसी ने भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो उसको बेटा कोर्ट तक घसीट के ले जाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कहता है अगर इंटेंशन भी थी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, तो क्या लॉ की नज़रों में ये लीगल राइट्स लीगल ऑब्लिगेशंस है? लीगल एनफोर्समेंट इन द आइज ऑफ लॉ, दोनों चीज जरूरी है। कहता है भैया कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जब आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ तब आपके बीच में लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके बीच में लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन है भी, तो क्या लॉ की नज़रों में वो लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस है? राइट, लीगल एनफोर्समेंट इन द आइज ऑफ लॉ। कहता है इन दोनों में से अगर कुछ भी मिसिंग है तो कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन यू। कोर्ट के पास पावर ही नहीं है आपको एंटरटेन करने की, आपके केस को एंटरटेन करने की कोर्ट के पास पावर ही नहीं है। अगर ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाया जाता तो कैसे कैसे केसेस कोर्ट में पहुंचते। हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा होता कि शादी के टाइम पर इसने कहा था कि इसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और पिछले 4 दिनों से इसकी दाल में नमक ज़्यादा है। वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर रही होती कि मुझे तो बताया गया था बड़ा हट्टा कट्टा हर रोज़ जिम जाता है, लेकिन ये तो मरियल सा है। तो मतलब कैसे कैसे केस कोर्ट के सामने आते हैं। राइट, अब मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको केस बताता हूँ। एक लाला जी थे, इनकी एक तो डॉटर थी, एक इनका बेटा था। ठीक है, लाला जी ने अपने बेटे को बाइक दिलवा दी। क्यों? क्योंकि बेटा 18 साल का हो चुका था। अब डॉटर को ये देख के बड़ा गुस्सा आया। बेटी सीधा पापा के पास पहुंची और लाला जी को बोली कि पापा, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन, मुझे भी स्कूटी चाहिए। अब लाला जी को टालना था बेटी को, तो लाला जी ने कहा अपनी बेटी को कि बेटा देखिए आपके 12th के एग्ज़ाम्स हैं, अगर एग्ज़ाम्स में आप 80% मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपको भी स्कूटी दिला दी जाएगी। ठीक है, तो ये लाला जी की तरफ से क्या हो गया, प्रॉमिस कि आप अगर एग्ज़ाम्स में 80% स्कोर करेंगे तो आपको स्कूटी दिला दी जाएगी। और डॉटर ने भी लाला जी को प्रॉमिस किया कि आई विल स्कोर 80% मार्क्स। तो जी दोनों तरफ से प्रोमिसेस हो गए, दोनों तरफ की कंसिडरेशन डिसाइड हो गई। डॉटर लाला जी को क्या ला के देने वाली थी, 80% मार्क्स, जिसके बदले में लाला जी डॉटर को क्या देने वाले थे, एक स्कूटी। ठीक है जी।
अब डॉटर ने इस एग्रीमेंट को बड़ा सीरियसली ले लिया, दिन रात पढ़ाई में लग गई। कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जितने भी 8-10 बॉयफ्रेंड थे सबको डंप कर दिया कि अब तो स्कूटी सबसे पहले है, स्कूटी होगी उसके बाद कुछ और होगा। ठीक है। और पूरी मेहनत के साथ जब एग्ज़ाम्स दिए तो 90% स्कोर किए। बड़ी खुश होते हुए भागती हुई लाला जी के पास गई कि देखिए मैंने अपना पार्ट परफॉर्म किया, 90% स्कोर किए, अब आपकी बारी। और लाला जी ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि झूठ बकाया, बड़ा मज़ा आया, तेरा मैंने पागल बनाया। अभी तू 18 ईयर्स की नहीं हुई है तो इसलिए मैं तुझे स्कूटी नहीं दिलाऊंगा। सोच के देखो डॉटर के दिल पर क्या बीत रही होगी। ऐसे में डॉटर अगर कोर्ट जाती है और कोर्ट को कहती है कि 3 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी झंड कर दी अपना पाठ परफॉर्म करने के लिए और इन्होंने 1 मिनट में कह दिया झूठ बकाया, बड़ा मज़ा आया, इनको कम से कम 3 बार तो फटके मारो और 3 महीने के लिए जेल में डालो। मान लिया मेरे पापा है पर इनको सबक मिलना चाहिए, दुनिया के हर पापा को सबक मिलना चाहिए कि वो ऐसे अपने बच्चों को झूठे वादे ना करे, इसलिए 3 महीने के लिए जेल में डालो। तो क्या कोर्ट ऐसे केस को एंटरटेन करने वाली है? द आंसर इज नो। कोर्ट अगेन कहेगी भैया पहले तो ये बताओ क्या आप दोनों के बीच में इंटेंशन थी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की? और अगर इंटेंशन थी भी तो क्या ये लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लॉ की नज़रों में है या नहीं है? देखिए एक शादी होती है, शादी के बाद 2 महीने बाद वाइफ कोर्ट में जाती है अगेंस्ट हस्बैंड। केस क्या है जी? वाइफ कहती है कि देखिए मेरी सारी सहेलियों के हस्बैंड वीकेंड्स पर उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाने ले जाते हैं, उनके घर में कोई चूल्हा ही नहीं जलता, आउटिंग होती है हर वीकेंड पर, मेरा भी ये हक है और आप मेरे हस्बैंड को कहिए कि मुझे भी वीकेंड पर बाहर घुमाने लेके जाए, मूवी दिखाए, पैसे खर्च करे, शॉपिंग करवाए, डिनर करवाए। अब जी कोर्ट बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि हो सकता है आपकी नज़रों में ये आपका राइट हो, जैसी सोसाइटी में आप रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो सकता है आपकी नज़रों में ये आपका राइट हो, बट कोर्ट की नज़रों में ऐसा कोई राइट नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, राइट? तो भैया पहले देखिए कि लीगल राइट्स का मतलब राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। हमारा जो मेन लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई ऐसा लॉ डिराइव हुआ है जिस लॉ के अंदर आपको ऐसा कोई राइट मिला हो कि जी शादी के बाद हर वीकेंड हस्बैंड आपको शॉपिंग करवाएगा ही करवाएगा, आपको बाहर घुमाएगा ही घुमाएगा? कहता है ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया बाय एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। तो मतलब हो सकता है आपकी नज़रों में वो राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है, वॉट एवर, बट दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। अगर ये दोनों चीज पूरी हो जाएगी किसी भी एग्रीमेंट में, अगर ये दोनों चीज किसी भी एग्रीमेंट में पूरी हो जाएगी तो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो जी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जी 2H जो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, और लीगल एनफोर्सेबिलिटी के भी 2 पार्ट है। मैंने आपको बताया कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्लस एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ। अगर कुछ भी मिसिंग है तो कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, और अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो आप सामने वाले के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके राइट्स या ऑब्लिगेशंस लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस नहीं है। बात समझ रहे हो? 2 दोस्त थे ए और बी, ये भाई साहब थे ट्रेडर,
सूखा सूखा सामान खरीदा, आगे बेच दिया। ये भाई साहब थे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर करते थे, अच्छे दोस्त थे। जो चीज़ ये मैन्युफैक्चर करते थे उसी चीज़ का ये ट्रेड करते थे। तो जी जो ये ट्रेडर भाई साहब थे, इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। अब इन ये फ्रेंडली मीटिंग के अंदर, फैमिली मीटिंग कह लीजिए, आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार बहुत बड़ा इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है, देखता हूँ मार्केट से बहुत सामान ख़रीदना पड़ेगा। तो बी ने कहा, यार ये सेम चीज़ तो मैं भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे ले ले, मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा। तो जी दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और क्योंकि कमर्शियल था तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों ने, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन जो इनके लॉयर्स थे या जो भी इनके लीगल एडवाइज़र्स थे, उन लोगों ने ना कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी लाइन डाल दी। मैं लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी लाइन डाल दी, none of the parties to the contract intend to create legal rights and obligations। कहता है जी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कमर्शियल है, बट पार्टीज की इंटेंशन लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की है ही नहीं। तो कुल मिला के उस कॉन्ट्रैक्ट में से क्या मिसिंग हो गया, ठीक है। किसी वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बी ने सामान ए को नहीं दिया, ए को काफ़ी हैवी लॉस हुआ, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया। यारी दोस्ती जब बिज़नेस में कन्वर्ट होती है तो अक्सर ये चीज़ें होती है। तो ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो कोर्ट ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आप कोर्ट में आए हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप कोर्ट की हेल्प लेना ही नहीं चाहते, आप कोर्ट की हेल्प लेना ही नहीं चाहते, आप कोर्ट का इंटरफेरेंस चाहते ही नहीं। आपने तो क्लियर कट लिखा है दैट नन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड्स टू क्रिएट एनी लीगल राइट और ऑब्लिगेशन। तो जब कोई लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं किया आप लोगों ने, तो किसकी प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट में आए हो? लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही तो कोर्ट का काम है। अगर आपके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुए हैं, आपके लीगल राइट्स को चोट पहुंची है, उसका डैमेज आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट से, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट से नहीं, कोर्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी से, राइट। बट आपने तो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट ही नहीं किए। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस चीज़ से डील कर रहा है? कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहा है। इट इज़ नाइदर डीलिंग विद प्रॉमिस नॉट डीलिंग विद एग्रीमेंट, इट इज़ डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ये सीडी है। पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विच विल बिकम प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन का तड़का लगाइए, इट विल बिकम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सिबिलिटी से सजाइए, देन इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। अगर कहीं किसी भी पॉइंट पर फ्लो है, फ्लो का मतलब कमी है, क्या मैं भी इसमें लिखने लग गया, फ्लो का मतलब कमी है किसी भी पॉइंट में, या कोई भी मिसिंग है, तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प नहीं ले सकते, आप कोर्ट तक नहीं जा सकते, ठीक है जी। अब जी एग्रीमेंट्स की देखिए, जितना भी हमने डिस्कस किया, दो करैक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या है?
प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, कम से कम दो लोग चाहिए एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए। मैं अपने आप से कुछ भी एग्री करता रहूं, दैट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है मैं रेजोल्यूशंस लेता हूँ, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार डाइटिंग करूँगा, मैं इस बार ये करूँगा वो करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, कम से कम इतने आवर्स की क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा, पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस करता हूँ। बट वो जो खुद से किए गए प्रॉमिस है, दैट इज़ नॉट प्रॉमिस, दैट इज़ नॉट एग्रीमेंट इन द आइज ऑफ लॉ। एटलीस्ट दो लोग चाहिए एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए, एक जो ऑफर दे और दूसरा जो उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है। और दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, कहता है जी कंसेंसस एड इदम। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कंसेंसस एड इदम, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। अगर ये तीनों ही फुलफिल हो रहे हैं तभी तो दो लोग एक समय पर एक चीज पर एक ही तरीके से सहमत हो रहे हैं, और तभी उनके बीच में सहमति मानी जाएगी, मतलब एग्रीमेंट माना जाएगा। अब जी एक मेम साहब, लेट्स से रितु, अपने घर की बालकोनी पर खड़ी थी, नीचे से सब्जी वाला सब्जी लेकर जा रहा था, तो मेम साहब ने आवाज़ मारी, भैया टमाटर कितने के। अब ये भाई साहब कहते हैं मेम साहब 20 रुपये किलो। रितु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर चली गई। अगले दिन फिर दोबारा ये सब्जी वाला रेडी लेके आया हुआ था, आवाज़ मार रहा था, टमाटर 30 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो। अब रितु बाहर आई, भैया जो कल आपने ऑफ़र दी थी वो मैं आज एक्सेप्ट कर रही हूँ। औरों के लिए 30 रुपये किलो होगा पर मेरे लिए तो 20 रुपये किलो, क्योंकि आप मुझे 20 रुपये किलो की कल ऑफ़र दे चुके थे। तो अब सोच के देखिए ये जो सब्जी वाला नीचे खड़ा है क्या सोच रहा होगा कि यार किस गंवार के मोहल्ले में आ गया मैं। अरे भैया 20 रुपये का ऑफ़र कल के लिए था, और कल भी सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपके घर के नीचे खड़ा था। तो अगर सेम टाइम पर आप एक्सेप्ट करते तब तो वो ऑफ़र वैलिड होता। आज का ऑफ़र दूसरा है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो एट द सेम टाइम का एग्जांपल था। अब बात करते हैं इन द सेम सेंस। देखिए मैं एक दुकानदार के पास गया, बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर था। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि भैया मुझे एक दुकान दिखा दीजिए। उसने मुझे 4, 5, 10 दुकानें दिखाई, मुझे एक दूसरी दुकान पसंद आ गई। हमारे बीच में काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। उसे लगा कि हाँ भैया मुझे दुकान पसंद आ गई, तो उसने चाय नाश्ता भी करवाया, खाना भी खिलाया, सब कुछ ठीक था। वो सोच रहा था कि मैं दुकान देखने गया हूँ ख़रीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि मैं दुकान देखने गया था किराए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी हमारे बीच में एग्री हुआ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई, क्या उसका कोई मीनिंग है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा था। वो एक ही चीज़ के बारे में कुछ और बात कर रहा था, मैं उसी चीज़ के बारे में कुछ और बात कर रहा था। हम सेम सेंस में तो एग्री ही नहीं हुए, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट कहाँ का, राइट। और अगर मैं सेम सब्जेक्ट मैटर की बात करूं, मेरे पास 2 कार है, दोनों ही रेड कलर की, दोनों ही सेंट्रो, एक 10 साल पुरानी, एक 5 साल पुरानी। अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकालता हूँ कार को सेल करने के लिए, कोई मेरी कार परचेज़ करने आता है, अब जी जो 5 साल पुरानी कार है उसे देखता है वो नीचे खड़ी हुई, क्योंकि 10 साल पुरानी कार कहीं और गई हुई थी, तो वो उसे देखता है। जबकि मैंने एडवर्टीज़मेंट निकाली थी ये 10 साल पुरानी कार को सेल करने के लिए, उसे नीचे की नीचे उसकी कंडीशन अच्छी लगती है, वो ऊपर आता है, कहता है जी एडवर्टीज़मेंट पढ़ी, मुझे कार पसंद है और ये पकड़ो पैसे। अब जी दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो सब हो गए, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, उसने पैसे भी पकड़ा दिए। मैंने उसे कहा भाई साहब आधा घंटा बैठिए, कार
कहीं गई हुई है, भाई लेके गया हुआ है, अभी ले आएगा आधे घंटे में। उसने कहा पर कार तो नीचे खड़ी है। मैं कहा नहीं भाई साहब, वो वाली कार नहीं, दूसरी कार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली हुई थी। तो क्या आपस में एग्रीमेंट हुआ? कहता है जब सब्जेक्ट मैटर ही चेंज हो गए तो आपस में काहे का एग्रीमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एडिदम, सोच कर समझ कर फैसला कर, राइट। मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस, तभी एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। अब जी हमने कहा कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कहता है जी हम मान के चलेंगे जितने भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी फ्रेंडली एग्रीमेंट्स होते हैं, वहाँ ये प्रिज्यूम किया जाता है, लो ये मान के चलता है कि लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती पार्टीज़ की। लेकिन जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं सेलर बायर के बीच में, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, वहाँ ये मान के चला जाता है कि बेटा लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन होती है पार्टीज़ की, राइट। तो सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट में, कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर ये मान के चला जाता है कि पार्टीज़ की लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स के अंदर ये मान के नहीं चला जाता कि लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। तो मतलब कुल मिला के कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर लीगली एनफोर्सेबल इफ कमर्शियल एग्रीमेंट्स contain the essential elements as per section 10 of Contract Act। सेक्शन 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सेक्शन 10 इज टेलिंग अस अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हुए हैं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनमें से कोई भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। कोर्ट में जाओगे भी तो कोर्ट एंटरटेन करने से मना कर देगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमें सेक्शन 10 बड़ा डीपली पढ़ना है। अच्छा, यहाँ एक मैंने लाइन दी हुई है, ध्यान से देखिए। एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज। एग्रीमेंट को ह्यूमन बीइंग कंसीडर कर ले। एग्रीमेंट मान के चलो ह्यूमन बीइंग है, उनमें से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मेल। तुम क्या कहेंगे कि एवरी एग्रीमेंट इज ह्यूमन बीइंग बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेल। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट मेल। एवरी एग्रीमेंट इज ह्यूमन बीइंग बट ह्यूमन बीइंग में मेल भी है, फीमेल भी है, राइट। तो एवरी मेल इज अ ह्यूमन बीइंग बट एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मेल। इसी तरह एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही क्या है? एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। पहले एग्रीमेंट बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जी एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट हैविंग लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर एवरी एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर एग्रीमेंट के ब्रीच होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। तो इसे हम सिंपली कहते हैं एग्रीमेंट इज द जीनस। एग्रीमेंट एक पूरा जीनस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो बस एक स्पीस है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीस। चलिए जी, क्लास आई थिंक ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जितना पार्ट हम कवर कर चुके हैं वो आपकी बुक से भी देखेंगे, क्योंकि हमने आपकी बुक की एक एक लाइन कवर करनी है, राइट। टेक केयर।